Hello students, welcome to B.Ed first semester classes. Today I will teach you philosophical and sociological perspective of education, शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। इसके पहले की क्लास में हमने शिक्षा के प्रकार पढ़े थे, जिसमें से औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम शिक्षा के अन्य प्रकार पर प्रकाश डालेंगे, जैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा है, सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा है, सतत शिक्षा है आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले देखते हैं कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा। प्रत्यक्ष शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें छात्र और शिक्षक आमने सामने रह करके एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और इस क्रिया में विद्यार्थी अपने शिक्षक का चरित्र व्यवहार देखता है और उससे प्रभावित होता है। अप्रत्यक्ष शिक्षा उसके ठीक विपरीत होती है। इसमें ना तो शिक्षक और शिक्षार्थी आमने सामने रहते हैं, ना ही शिक्षक का कोई भी प्रभाव बालक पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा। प्रत्यक्ष शिक्षा शिक्षा का ऐसा रूप होता है जिसमें सीखने वाला तथा सिखाने वाला आमने सामने की स्थिति में रहकर एक निश्चित योजना के अनुसार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं अथवा एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो छात्र शिक्षक के प्रत्यक्ष संपर्क में रहता है और शिक्षक तथा छात्र दोनों क्रियाशील रहते हैं। जैसे स्कूल की क्लास होती है, उसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स आमने सामने रहकर एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। शिक्षक विद्यार्थी शिक्षक के चरित्र को देखता है, व्यवहार को देखता है और उनसे सीखता है, यानी कि उस शिक्षा का प्रभाव विद्यार्थी के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। प्रत्यक्ष शिक्षा के ठीक विपरीत अप्रत्यक्ष शिक्षा की अवधारणा होती है। अप्रत्यक्ष शिक्षा में शिक्षक और छात्र के बीच प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता। साथ ही अप्रत्यक्ष शिक्षा का उद्देश्य और योजना कुछ भी निश्चित नहीं होते। इसमें सीखने वाले साधन सीखने वाले के व्यक्तित्व पर परोक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। परोक्ष रूप क्या होते हैं? जो आंखों के सामने ना हो, जैसे इनडायरेक्ट रूप से प्रभाव डालते हैं, परोक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। इस शिक्षा का जो सबसे बड़ा गुण है वह यह है कि इसमें सीखने वाले को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जबकि इस शिक्षा में जो सबसे बड़ा अवगुण है वह यह है कि इसमें सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया अव्यवस्थित रहती है। इसमें सीखने की संपूर्ण व्यवस्था व्यवस्थित नहीं रहती, एक निश्चित क्रम में नहीं रहती, अव्यवस्थित रहती है। फिर सेकंड नंबर पे आता है सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा। सामान्य शिक्षा क्या होती है? सामान्य शिक्षा को हम उदार शिक्षा भी कहते हैं। सामान्य शिक्षा प्रत्येक मनुष्य को अनिवार्य रूप से ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य को पशुवत व्यवहार से ऊंचा उठाने में सहयोग देती है। इसमें मुख्य रूप से बालक के सामान्य स्तर, यानी जैसे बौद्धिक स्तर पर विकास करने का प्रयास किया जाता है। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक को जीवन जीने की कला सिखाना है। विशिष्ट शिक्षा क्या होती है? विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो बालक को जीविकोपार्जन हेतु कराई जाए। यह शिक्षा किसी विशेष उद्देश्य हेतु संचालित की जाती है। इसमें बालक की रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। सामान्य शिक्षा, नोट्स कहती है, सामान्य शिक्षा वह शिक्षा होती है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप से अनिवार्य हो। यह शिक्षा व्यक्ति को सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार करती है। इस शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वतंत्र एवं मौलिक विकास होता है। यह शिक्षा व्यक्ति को विशिष्ट गुणों को सीखने में योग्य बनाती है, किंतु इस शिक्षा का जो सबसे बड़ा अवगुण है वह यह है कि इसके माध्यम से व्यक्ति को जीविकोपार्जन हेतु तैयार नहीं किया जा सकता। ये सामान्य शिक्षा है, जैसे जो आज उसमें देखे जाए तो जो इंटर तक की पढ़ाई है, ये एक सामान्य शिक्षा के अंतर्गत है। इससे हम कोई भी लाभ नहीं पाते हैं, कोई जीविकोपार्जन हेतु तैयार नहीं होता कोई बालक। सिर्फ विशिष्ट शिक्षा में जैसे हम एक कोर्स करें, कोई जैसे मेडिकल कोर्स या फिर इंजीनियरिंग कोर्स, जब हम इसे करने लगें तो वो विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आएगा। ठीक इसके विपरीत विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा होती है जो कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर दी जाती है। वास्तव में विशिष्ट शिक्षा ही व्यावसायिक शिक्षा होती है। इस शिक्षा के माध्यम से छात्रों को जीविकोपार्जन हेतु तैयार किया जाता है। विशिष्ट शिक्षा व्यक्ति व समाज दोनों की भौतिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अब नेक्स्ट है व्यक्तिगत एवं सामूहिक शिक्षा।
व्यक्तिगत शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें एक पर्सनल बच्चे को शिक्षक पढ़ाए, जैसे कि आजकल ट्यूशन क्लासेस चलती हैं। उसमें एक स्टूडेंट रहता है या बहुत ज़्यादा 2 स्टूडेंट्स रहते हैं और एक टीचर रहता है। इससे क्या होता है कि शिक्षक बच्चे के अपने मनोविज्ञान, जो उसे मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है वो इसीलिए पढ़ाया जाता है कि वो बच्चों की क्षमता समझ सके कि उसे किस चीज़ में कमज़ोरी हो रही है, कहाँ पे वो अधिक जान जाता है थोड़ा सा समझाने पे। इससे अधिक प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत शिक्षा एक तरीके से कमज़ोर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी शिक्षा मानी जाती है। और सामूहिक शिक्षा तो जैसे क्लास चलती है वो, और कह लीजिए, या फिर ट्यूशन क्लासेस चलती है। आजकल ट्यूशन में भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो ये दोनों क्लास और ट्यूशन क्लासेस दोनों सामूहिक शिक्षा के अंतर्गत आएंगे। व्यक्तिगत शिक्षा से अभिप्राय शिक्षा के उस रूप से है जिसमें शिक्षक एक ही बालक को उसकी रुचि, अभियोगिता, अभिक्षमता और बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर प्रदान करता है। शिक्षा के इस प्रणाली में व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक होती है और इसमें बालक को केंद्रीय स्थान प्राप्त होता रहता है। किंतु इस शिक्षा में जो सबसे बड़ा अवगुण है वह यह है कि इसके माध्यम से बालक में सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाता है। ठीक इसके विपरीत सामूहिक शिक्षा का संबंध समूह विशेष को एक साथ शिक्षा देने से है। इसमें एकाधिक विद्यार्थियों को शिक्षक एक साथ पढ़ाता है। विद्यालय शिक्षा उस शिक्षा का एक सशक्त उदाहरण है। विद्यालय शिक्षा, जैसे कहा नहीं, विद्यालय शिक्षा, सामूहिक शिक्षा या फिर ट्यूशन क्लासेस जो चलती हैं आजकल, वो भी इस शिक्षा व्यवस्था का जो सबसे बड़ा गुण है वह यह है कि इसके माध्यम से सामाजिक गुणों का विकास सरलता से किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ अवगुण के रूप में अमनोवैज्ञानिकता इसमें विद्यमान रहती है। इसकी एक कमी, मतलब इसे इसमें जो कह रहा है कि सामाजिक गुणों का विकास सरलता से होता है। भाई सब बहुत बच्चे जब साथ में रहेंगे तो सामाजिक गुणों का विकास होना स्वाभाविक है। इसके साथ साथ बच्चों में कम्पिटिटिव नेचर आता है। जब बहुत सारे बच्चे एक साथ रहते हैं, जैसे अभी कोई आप एक क्वेश्चन दीजिए और कहिए कि हल करके दिखाइए, तो सबको एक दौड़ में क्वेश्चन करते हैं कि हाँ मैं पहले बता दूं कि मैंने कर लिया। तो बच्चों में एक कम्पिटिटिव नेचर भी आता है, उन्हें जल्दी करके दिखाना या फिर मैं सबसे आगे हूँ ये दिखाने की भावना रहती है। प्रौढ़ शिक्षा एवं सतत शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा उन लोगों को प्रदान की जाती है जो अपने समय पर नहीं पढ़ पाए। जैसे जब उन्हें औपचारिक शिक्षा की आयु थी तब वे नहीं पढ़ पाए और उसके बाद उन्हें पढ़ने की इच्छा हुई। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बहुत बाद तक हमारे देश की महिलाओं को शिक्षा प्रदान नहीं कराई जाती थी। उसके बाद जैसे बहुत उनके बच्चों ने, बेटे बेटियों ने अपनी माँ दादी को अगर पढ़ाने का बीड़ा उठाया, शायद इसी को प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। प्रौढ़ शिक्षा उन लोगों को प्रदान की जाती है जो वयस्क हैं लेकिन निरक्षर हैं, मतलब निरक्षर माने जो पढ़ा लिखा ना हो। जबकि सतत शिक्षा वह शिक्षा है जो हमेशा चलती रहती है। इससे व्यक्तिगत और सामाजिक सभी आवश्यकता की पूर्ति होती है। सतत शिक्षा माने जैसे छोटे बच्चे को जब से एडमिशन कराया जाता है वो अपनी पढ़ाई संपूर्ण करके छोड़े, वही चीज़ है कि उसे सतत शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। प्रौढ़ शिक्षा जो अपनी औपचारिक आयु में नहीं पढ़े उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं, उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत आता है। और होती है सकारात्मक शिक्षा और नकारात्मक शिक्षा। सकारात्मक शिक्षा क्या है? सकारात्मक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें जो कुछ भी पहले से सत्य है उन्हें हम हूबहू पढ़ा दें या हूबहू बच्चा उसी रूप में ग्रहण कर ले, वो सकारात्मक शिक्षा के अंतर्गत आता है। जैसे सभी को पढ़ाया जाता है कि सूरज पूरब से निकलता है, इसमें बच्चा कुछ प्रयोग नहीं कर सकता, बच्चे को भी यही रटना पड़ेगा कि सूरज पूरब से ही निकलता है। और अन्य चीज़ें जैसे सदा सत्य बोलो, ईमानदारी से रहो, ये सारी चीज़ें सकारात्मक शिक्षा वही है जो लाइन टू लाइन वैसे ही पढ़ा दी जाए और बच्चे वैसे ही ग्रहण कर ले, वो सकारात्मक शिक्षा के अंतर्गत आती है। और नकारात्मक शिक्षा क्या होती है? इसमें हम पढ़ाते हैं और बच्चा खुद प्रयोग करके देखता है कि हाँ ये चीज़ सही है, वो नकारात्मक शिक्षा के अंतर्गत आती है। सकारात्मक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें बालक या विद्यार्थी अध्यापक द्वारा बताए गए ज्ञान अथवा तथ्य को ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेता है। उसके अपने तर्क और अनुभव का कोई स्थान नहीं होता है। वह प्रत्येक तथ्य को उसी रूप में ग्रहण करता है जिस रूप में उसे बताया जाता है। नकारात्मक शिक्षा बाल केंद्रित, मनोवैज्ञानिक एवं नितांत व्यक्तिक स्वरूप वाली होती है। इसमें विद्यार्थी स्वयं के अनुभवों व क्रियाओं के आधार पर ज्ञान अर्जित करता है। शिक्षक की भूमिका मात्र
पथ प्रदर्शक की होती है, शिक्षक पर्दे के पीछे रहकर मात्र सहायता प्रदान करता है। जैसे आप अगर साइंस के स्टूडेंट्स हों तो आपने देखा होगा कि जब आप केमिस्ट्री के लैब में जाते हैं तो वहाँ टीचर रहता है और बच्चे रहते हैं। वहाँ टीचर बच्चों को बता देता है, या फिर एक बार यूँ कह लीजिए कि एक बार करके दिखा देता है कि आप इस केमिकल को इस केमिकल में मिलाइए तो ऐसा होगा, या ये नया केमिकल बनेगा। तो एक बार बताता है, फिर उसके बाद वो सिर्फ सहायता ही करता है, बच्चे खुद से अपना प्रयोग करके अनुभव प्राप्त करते हैं। तो इसी को हम नकारात्मक शिक्षा के अंतर्गत रख रहे हैं। अब कल की क्लास में हम शिक्षा के अभिकरण या उसकी परिभाषाएं के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।